हेलो फ्रेंड्स, चैनल सीडीपी विद्वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम एक छोटे से कोट से शुरू करेंगे जो कि हमें पूरी क्लास में मोटिवेट रखेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा हमारी पूरी क्लास में। ओके, सो एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। यानी कि जो एजुकेशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपसे कोई खरीद नहीं सकता, ले नहीं सकता या बंटवा नहीं सकता। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बात जो भी चीज़ आप गेन कर रहे हो, सुन के गेन कर रहे हो, वो चीज़ आपसे कोई बंटवा नहीं सकता। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए पढ़ रहे हो, और अगर आप सक्सेस भी होते हो ना तो वो सक्सेस भी आपसे कोई बंटवा नहीं सकता। वो सक्सेस आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने उस सक्सेस के लिए मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो इसीलिए जो रिजल्ट है वो भी आप ही को मिलेंगे। कोई आपसे आपका रिजल्ट बंटवा नहीं सकता। ठीक है, सो ये लाइन कहती है एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। सो ये था आज का कोट। ठीक है, सो अब हम जो भी हमने पिछले क्लास में अपना पढ़ा, जो भी टॉपिक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, नया टॉपिक डिस्कस करने से पहले उसका छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, दोनों का ही क्या रोल है हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट में, या बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही क्या रोल है, या क्या रोल वो प्ले करते हैं। क्या पॉजिटिव रोल है दोनों का, क्या नेगेटिव रोल है दोनों का। ठीक है, हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जीन्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स, फोर फादर्स, या हम कह सकते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स को भी हमारे फोर फादर से मिले, और हमारे पेरेंट्स से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले। किसके थ्रू? क्रोमोसोम्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जीन्स हमें मिले। और फिर यही रोल शुरू होता है एनवायरनमेंट का। उसी एनवायरनमेंट में आकर वो जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अनफोल्ड होना शुरू करते हैं, यानी कि खुलना शुरू करते हैं। जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसी एनवायरनमेंट को वो कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्ट कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से वो मोल्ड होना शुरू कर देते हैं और अनफोल्ड होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है? आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणन फल है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, हमने ये देखा कि किस तरीके की कंफ्यूजन हमें एग्जाम में देखने को मिलती है इससे रिलेटेड। ठीक है, हमने हेरिडिटी के एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे हमारा आई कलर, हमारा हेयर का कलर, और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और हम अगर एनवायरनमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाता है इसमें हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और लैंग्वेज जो होता है वो बच्चा एनवायरनमेंट में आके सीखता है। बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी, यानी कि जन्म से वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होता है लैंग्वेज सीखने का, बट वो कब सीखता है लैंग्वेज को? जब वो एनवायरनमेंट में आ जाता है, जब वो अपने मदर, अपने फादर, अपने पीयर्स, अपनी सोसाइटी से इंटरैक्ट करता है, तब जाके बच्चा लैंग्वेज सीख पाता है। ठीक है, सो ये था हमारा पिछली क्लास का रिवीजन थोड़ा सा। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है हमारा? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि बच्चा जैसे जैसे डेवलप करता है तो वो किस किस स्टेज में आकर किस तरीके का रोल प्ले करता है, और वो अपने आप को किस तरीके से उस स्टेज को फुलफिल करने के लिए कैपेबल बनाता है। ठीक है, और उसका उस स्टेज के प्रति क्या रोल रहता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कितनी तरीके की स्टेजेस होती हैं और उनका टाइम पीरियड क्या होता है, किस टाइम पे कौन सा स्टेज हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं।
सबसे पहला जो स्टेज है हमारा वो है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड जो होता है हमारा वो 9 मंथ्स 10 डेज का होता है, 289 डेज का होता है और 40 वीक्स का होता है। ठीक है, ये हमने देखा कि अगर हम मंथ्स में बात करें प्रीनेटल पीरियड की तो वो 9 मंथ्स और 10 डेज का होता है। अगर हम डेज की बात करें तो 289 डेज हम कह सकते हैं और वीक्स की बात करें तो 40 वीक्स ये हमारे होते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि जो प्रीनेटल पीरियड में मंथ्स के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है वो कितना है, डेज के अकॉर्डिंग कितना है या वीक्स के अकॉर्डिंग कितना है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आऊँ डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज पे। तो वो स्टेज है हमारी इन्फेंसी, जिसका कि जो टाइम पीरियड है वो हम कह सकते हैं बर्थ, यानी कि जब बच्चा जन्म ले चुका होता है तब से लेकर जो बच्चा 2 साल तक का या हम कह सकते हैं 2.5 साल तक का नहीं हो जाता, उस टाइम के जो बीच का पीरियड होता है उसे कहते हैं हम इन्फेंसी पीरियड। किसको कहते हैं हम इन्फेंसी पीरियड? जन्म से लेके 2 या 2.5 साल तक का जो बच्चे का बीच का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी। इसको देखा गया, इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम जब बच्चा बर्थ हो जाता है बच्चे का, तो बच्चा सॉफ्ट टॉयज वगैरह से खेलता है अपना टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम काटने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जो भी अर्ली चाइल्डहुड है इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 से 6 वर्ष का बीच का जो समय होता है वो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड कौन सा होता है? हमारा 2 से 6 वर्ष के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है हमारी लेटर चाइल्डहुड। अब लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 साल के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं हम लेटर चाइल्डहुड। इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में यहाँ पर करवाया जाता है। इसी स्टेज को, जो हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, इसी को ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। और इसको ट्रबलसम एज क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या स्टेज है और क्या टाइम पीरियड हमारा है एडोलेसेंस स्टेज का? वो है 13 से 19 इयर्स तक के जो बीच का टाइम पीरियड है हमारा, वो होता है हमारा एडोलेसेंस। कई बार आपको देखने को मिलता है 12 to 19 इयर्स का टाइम पीरियड भी आपको एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, बट आपको कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देगा, आपको सिंगल ऑप्शन ही दिया जाएगा। या तो आपको 12 to 19 दिया जाएगा या 13 to 19 दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। जो हमारा एडोलेसेंट स्टेज है इसको एरिक एरिक्सन के द्वारा, यानी कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं एक एरिक एरिक्सन, उनके द्वारा इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया गया। इस टाइम को इन्होंने क्या कहा? आइडेंटिटी क्राइसिस। और इसको क्यों कहा ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, एरिक एरिक्सन ने इसको नाम दिया जो कि है एडोलेसेंट को, क्या? आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, तो ये तो थी आपकी 5 स्टेजेस, जिस तक एक टाइम पीरियड हमने पढ़ा कि कितने साल से कितने साल तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो किस स्टेज को दर्शाता है। ठीक है, फिर आता है अब छोटी सी बात जो कि हमें याद रखनी है या ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO, द
एज ग्रुप बिटवीन 10 to 19 फॉल्स अंडर एडोलेसेंस। यानी कि आपसे दो तरीके के क्वेश्चन, पहले मैं इस लाइन का मतलब बता देती हूँ आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग जो बच्चा 10 या से 19 के बीच में जो बच्चा वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है उसी को ही एडोलेसेंस कहते हैं, उसी को किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन में फंसाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो अकॉर्डिंग टू द WHO, तभी आप 10 to 19 ईयर्स को ऑप्शन को चूज करेंगे। बट अगर आपसे सिर्फ ये पूछा है कि एडोलेसेंट का टाइम पीरियड क्या है, तो या तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा 13 to 19 या आपको ऑप्शन मिलेगा 12 to 19। आपको दोनों ऑप्शन कभी देखने को नहीं मिलेंगे, तो इन दो बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये तो था हमारा थोड़े ऊपर ऊपर की बात। अब थोड़ा हम इनको डीप इन स्टेजेस को थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला स्टेज जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा रोल प्ले करता है एग्जाम में भी। ठीक है, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड हमने देखा कि 9 मंथ्स 10 डेज का, 289 डेज का हमने देखा। ठीक है, हमने देखा 40 वीक्स भी हमने इसको कहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हमसे एग्जाम में पूछा गया, तो हमें ये चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, तो इसी जो पीरियड होता है प्रीनेटल पीरियड, इसी पीरियड को हम कंसेप्शन से बर्थ के बीच का जो पीरियड होता है ना हमारा, वो कहते हैं। क्यों? जब मदर बच्चे को कंसीव करती है तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसी को प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। उसी को हम 9 मंथ्स 10 डेज का पीरियड कहते हैं। उसी को हम 289 डेज का पीरियड कहते हैं। उसी को हम 40 वीक्स का पीरियड कहते हैं। और उसी को हम कंसेप्शन से लेके बर्थ के बीच का पीरियड भी हम कहते हैं, जिसे कि हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, prenatal period is the process that occur during 40 weeks prior to the birth of the child। यानी कि prenatal जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है 40 वीक्स का, जब से मदर जब बच्चे को कंसीव करती है तब से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, उस बीच का जो पीरियड होता है उसी को हम प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीनेटल पीरियड, उसी को हम कहते हैं। ये जो पीरियड होता है, दिस पीरियड कंटेन 9 मंथ 10 डेज। हमने ऊपर पढ़ा मंथ्स के अकॉर्डिंग ये जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, इसी को हम, ये जो टाइम पीरियड कितना है, 9 मंथ्स और 10 डेज का ये पीरियड है। दिस पीरियड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, यानी कि हेरिडिटी। यानी कि देखो, इस टाइम पे जो बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती तो दोनों ही है, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। बट इस टाइम पे जो बच्चे को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो है हेरिडिटी। क्यों? इस टाइम पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, बच्चा उनको अपने मदर, अपने पेरेंट्स के थ्रू लेता है। वो चीजें बच्चे के अंदर डाली जा रही है। ठीक है, ये चीज होती नेचुरल है, बट उस टाइम पे बच्चा उन सब चीजों को अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम जो हेरिडिटी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे के अंदर उस टाइम आ रहे होते हैं। इसीलिए जो इस टाइम जो हेरिडिटी का रोल होता है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज्यादा बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि यही जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बच्चे को एक लिमिट प्रोवाइड करता है, एक अपर लिमिट कि भाई बच्चा इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर उसका इंटेलेक्ट, मान लो मैं एग्जांपल ले लूं कि बच्चे को इतना इंटेलेक्चुअल लेवल मिला है, तो वो एक लिमिट सेट कर दी गई हेरिडिटी के थ्रू कि बच्चा इससे अपर लिमिट का इंटेलिजेंस लेवल बच्चे का नहीं होगा, और एक लोअर लिमिट बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई इससे नीचे बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होगा।
इसीलिए जो जो हेरिडिटी इस टाइम पे प्रीनेटल एनवायरनमेंट, जो प्रीनेटल पीरियड होता है बच्चे का, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हेरिडिटी का बच्चे की डेवलपमेंट में। ठीक है, प्रीनेटल एनवायरनमेंट अफेक्ट द चाइल्ड ग्रोथ। हेरिडिटी के साथ साथ, ठीक है, एनवायरनमेंट भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना, जब बच्चा मदर के गर्भ में होता है, वूम में होता है, तो हम देखते हैं, हम कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी जो होती है कि भाई उसे एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, एक काइंड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, बच्चा उसी तरीके के एनवायरनमेंट को अंदर अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर हर टाइम बच्चे के आसपास लड़ाई झगड़ा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला माहौल रहेगा, तो हो सकता है उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट बच्चे पे पड़े। और बच्चा जब बॉर्न हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो उस तरीके के एंग्री कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़े वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो एनवायरनमेंट है उस टाइम पे या प्रीनेटल पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंसेप्ट किसका, प्रीनेटल स्टेज का, जो कि हमारी डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, आपको, आई होप आपको फर्स्ट स्टेज इसकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज पर, जो कि है डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज जो है हमारी इन्फेंसी। अब इन्फेंसी स्टेज क्या है हमारी, सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो इन्फेंसी स्टेज का हमारा टाइम पीरियड है, वो है बर्थ से लेकर 2 साल या 2.5 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है हमारा इन्फेंसी पीरियड। यानी कि जन्म से लेकर, यानी कि जब बच्चा एनवायरनमेंट में आ जाता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, उससे 2 या 2.5 साल तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। दिस पीरियड ऑफ इन्फेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू 2.5 ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 2 या 2.5 वर्ष तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर द फर्स्ट 15 और 20 days आफ्टर बर्थ कॉल्ड न्यूनेटल पीरियड। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद 15 या 20 दिन, शुरुआती जन्म के बाद 15 या 20 दिन, या हम कह सकते हैं 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उस पीरियड को? हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं। किस पीरियड को? जो बर्थ के बाद शुरुआती 15 या 20 दिन, या हम कह सकते हैं 2 हफ्ते होते हैं, उन्हीं को हम नियोनेटल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, Neonatal period is the first few weeks of the infancy period। मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या बताया मैंने आपको, 2 वीक्स की मैंने ऊपर बात करी, तो ये बात वही कह रहा है। शुरुआती 2 हफ्ते जो बर्थ के बाद बच्चे के होते हैं, उसी को हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम, इन द बिगिनिंग बेबी बिगिन यूजेस वेरियस रिफ्लेक्स एक्शन such as sucking, grasping, use motor actions and start to explore the environment। जो ये शुरुआती टाइम पीरियड होता है बच्चे का, ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा अपने रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, या उससे भी पहले बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू
एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। हम कहते हैं जो सेंसेस होते हैं बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं। बच्चा उन्हीं से एनवायरनमेंट को सबसे पहले एक्सप्लोर करना शुरू करता है। देखा होगा तो अगर जैसे बच्चे को ये तो नहीं पता होता, बच्चे को बोलना तो नहीं आता, तो जब मदर उसको प्यार करती है तो वो बोल तो सकता नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने मदर के प्यार को फील करता है। तो वो फील किस चीज से करता है, सेंसेस के थ्रू वो उस चीज को फील करता है। अपने मदर के प्यार को भी वो सेंसेस के थ्रू फील करता है, जिससे उसको ये पता लगता है कि हाँ भाई मेरी मदर मुझे प्यार कर रही है। और अगर बच्चे को कुछ बोलना है तो वो भी अपने सेंसेस के थ्रू या कुछ रिफ्लेक्स एक्शन कर कर, रो कर, हाथ पांव मार कर बच्चा हमें ये बताता है कि हाँ भाई उसे क्या दिक्कत है, उसे क्या करना है, उसे क्या चाहिए। तो ये चीज यही कह रहा है, इन द बिगिनिंग बेबी बिगिन यूजेस वेरियस रिफ्लेक्सेस एक्शन सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, यूज मोटर एक्शन एंड स्टार्ट टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। बच्चे को दूध चाहिए होता है तो वो अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा जब उंगली पकड़ लेता है तो वो बहुत टाइट उंगली पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने मोटर एक्शंस कर कर ही तो बता रहा है कि भाई उसे क्या करना है, वो खुश है या उसको रोना है, अगर वो रोता है तो वो चिल्लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। हम इसको सेंसेशन पीरियड या सेंसेशन स्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे के गुरु होते हैं वो इस टाइम पे उसके सेंसेस होते हैं, वो सारे एनवायरनमेंट को अपने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, एवरेज वेट। जो इस टाइम पे जब बेबी बॉर्न हो जाता है या इन्फेंसी पीरियड में हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का वेट, एवरेज वेट जो होता है वो होता है 3 किलोग्राम्स। और हाइट की अगर हम बात करें तो 19 टू 20 इंचेस यहाँ पे बच्चे की हाइट इन्फेंसी पीरियड में होती है। और रेशियो ऑफ हेड एंड बॉडी, जो कि हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1:4 हेड और बॉडी का हमारे इन्फेंसी जो बेबी होता है, इन्फेंसी जो बच्चा होता है उसका रेशियो होता है। और इस टाइम पे बेबीज स्पेंड देयर 80% ऑफ द टाइम इन स्लीपिंग एंड यॉर्निंग। इस टाइम पे जो बेबी होता है ना वो अपना 80% समय सोने में और उबासी लेने में निकाल देता है। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या, इन्फेंसी पीरियड, या हम कह सकते हैं इन्फेंसी स्टेज। और इस टाइम पे जो बच्चा काम करता है, जिस चीजों से बच्चा गुजरता है इस टाइम पे, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड स्टेज पर। अब हमारी थर्ड स्टेज हमें क्या कहती है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड। सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है इसका टाइम पीरियड क्या है। तो 2 से 6 वर्ष के जो बीच का समय होता है वो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये हमें क्या, और इस टाइम पे बच्चा किस तरीके से, बच्चे का रोल होता है, किस चीज़ों को उसको अडेप्ट करना होता है, ये चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, childhood period is very important for the personality development of the child। तो जो early childhood का जो period होता है ना, बच्चे की personality development में बहुत ज़्यादा important role play करता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है ना वो दूसरों की नकल करना शुरू कर देता है, उनको, उनकी बातों को, उनके एक्शन को, उनके बिहेवियर को इमिटेट करना शुरू कर देता है। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है ना इसको हम इमिटेशन स्टेज पे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम बच्चा दूसरों को देखकर उसी के जैसे व्यवहार करना
शुरू कर देता है। तभी तो हम कहते हैं जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है कि भाई बच्चे के सामने कोई भी गलत बात नहीं बोलनी, गुस्सा नहीं करना, अपने पार्टनर को या किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा उसी तरीके से सीखना शुरू कर देता है। बच्चा कार्टून देखना शुरू कर देता है इस टाइम पे। तो आपने देखा होगा बच्चा जिस तरीके से कार्टून में बोला जाता है उसी तरीके की लैंग्वेज भी बच्चा यूज करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बच्चे की अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सिर्फ पर्सनालिटी से यहाँ पे बात फिजिकल पर्सनालिटी की नहीं है, यहाँ पे पर्सनालिटी के चारों एस्पेक्ट आ जाते हैं। कौन से एस्पेक्ट आ जाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सनालिटी का फिजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। कौन सा? फिजिकल एस्पेक्ट। फिर आ जाता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। फिर आ जाता है सोशल एस्पेक्ट और फिर इमोशनल एस्पेक्ट। ये चारों एस्पेक्ट यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। फिजिकल से हमारा क्या रिलेटेड है कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। कॉग्निटिव, भाई बच्चे का इंटेलेक्चुअल कैसा है, बच्चे की सोचने की इच्छा कैसी है, ठीक है। सोशल, भाई बच्चे का आसपास के दूसरों से बिहेव करना, किस तरीके से बच्चा बिहेव करता है। तो यही से बच्चे की मोरल वैल्यूज जो है बनती शुरू हो जाती है। भाई दूसरों से हमें किस तरीके से बिहेव करना है, बात किस तरीके से करनी है। अगर हमसे बड़ा कोई हमसे बात कर रहा है तो उससे हमें किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। फिर आता है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट। उसमें क्या है कि भाई हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे कर कर बच्चे को यहाँ पे पर्सनालिटी, बच्चे की डेवलपमेंट कराई जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे नोन एज प्री स्कूल पीरियड, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन करता है तो वो 6 या 5 साल का होता है और ये टाइम पीरियड अर्ली चाइल्डहुड का उससे पहले का पीरियड है। इसीलिए हम इसको प्री स्कूल पीरियड कहते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था, जिस टाइम पे बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कराया जाता है। बच्चे को प्रॉपर यहाँ पे तैयार कराया जाता है। बच्चे को यहाँ पे धीरे धीरे करके पेंसिल पकड़ना उसकी फैमिली के मेंबर सिखाते हैं, ठीक है। अगर उसको वॉशरूम जाना है तो उस तरीके से उसको किस तरीके से जाना है, ठीक, किस तरीके से अपना खुद को रेडी रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्री स्कूल पीरियड में बच्चे को, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को सिखाई जाती है और इसीलिए इसको प्री स्कूल पीरियड कहा जाता है, क्योंकि स्कूल के जाने से पहले की ये अवस्था होती है जहाँ पे बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। नोन एज प्री गैंग एज। देखो, जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो वो ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है, बट यहाँ पे बच्चा अभी स्कूल गया नहीं है, ये स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। प्री गैंग एज, ग्रुप्स बनने से पहले की अवस्था है। यहाँ पे बच्चा दूसरों के साथ खेलता है, उसे कुछ टाइम याद रखता है, जब तक उसके साथ खेलता है तब तक उसे याद रखता है और फिर अपने पेरेंट्स के पास आकर चीजों को भूल जाता है। बट जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तब वो चीज़ अपने ग्रुप्स बनाना शुरू करता है, अपने पीयर्स के साथ रहना शुरू करता है। तो इसीलिए ये कौन सी स्टेज है? प्री गैंग एज, यानी कि ग्रुप्स बनाने से पहले की जो एज होती है वो ये एज है जिसको कि हम प्री गैंग एज यहाँ पे कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जिसमें हमारे चारों एस्पेक्ट आ जाते हैं। कॉग्निटिव, फिजिकल में हमारा फिजिकल आ जाता है और कॉग्निटिव में हमारा मेंटल मैच्योरिटी आ जाता है। इस टाइम पे जो बच्चे की शुरुआत होती है फिजिकल मैच्योरिटी की और मेंटल मैच्योरिटी की। जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके का बिहेवियर आप बच्चे के आगे करोगे, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चा उसी तरीके से मैच्योर होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं फिजिकल मैच्योरिटी किस तरीके से। ग्रोथ इज इन हाइट इज रैपिड इन कंपैरिजन ऑफ वेट। बच्चे का जो हाइट होता है ना इस टाइम पे, वो वेट के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी हाइट बच्चे की बढ़ती है। कौन सी स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड
स्टेज में बच्चे की हाइट ज्यादा बढ़ती है इन द कंपैरिजन ऑफ वेट। ठीक है, बच्चे का जो बॉडी रेशियो होता है ना, वो यहाँ पे 1:6 का बच्चे का बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ इन ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के अंदर है ना मोटर, जो उसकी मोटर ग्रोथ होती है, जो उसकी उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना इस पॉइंट को समझने के लिए। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है ना हमारा, वो हमारा मसल से रिलेटेड होता है। हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ आना, हमारे मसल्स का पावरफुल होना, ठीक है, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होना इस टाइम पे शुरू कर देते हैं। किस टाइम पे? अर्ली चाइल्डहुड में ये शुरुआत होती है हमारे मसल्स के स्ट्रॉन्ग होने की। अब इसमें भी हमारे 2 तरीके के मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो थी हमारी मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 आ जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट के हमारे 2 टाइप्स हम कह सकते हैं। वो कौन सी टाइप्स है ये हम देख लेते हैं। 2 टाइप्स हमें देखने को मिलती है। एक होती है हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। क्या होती है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। एक होती है हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट। भाई अभी ग्रोस मोटर और फाइन मोटर क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमें। तो जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है वो होते हैं हमारे किससे रिलेटेड? हमारे लार्ज मसल से। हमारे लार्ज मसल से रिलेटेड होती है हमारे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अब हमारे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई? हमारे थाई की जो मसल्स होती है ना, वो हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में आती है, ग्रोस मसल्स में आती हैं। ठीक है, जो कि हमारी बड़ी मसल्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फाइन मोटर की, तो फाइन मोटर आ जाता है हमारा कौन सी मसल्स? हमारी फिंगर्स की मसल्स, हमारे पाम की जो मसल्स होती हैं, ये सारी पाम तो हम दूसरा एस्पेक्ट हो गया, बट जो हमारी फिंगर्स की जो हमारी मसल्स होती है ना, वो होती हैं हमारी फाइन मसल्स, यानी कि छोटी मसल्स। वो मसल्स जो कि हमें जैसे जो छोटी होती हैं। तो ये था हमारा ग्रॉस और फाइन में छोटा सा डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों चीज का कंसेप्ट मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मैंने कंसेप्ट कराया है, जो कि मेरी फर्स्ट क्लास है, उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से डिफरेंस कराया है कि जो ग्रोस और फाइन मोटर का क्या डिफरेंस है, दोनों में किस किस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, दोनों में किस तरीके की स्किल्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक आपका प्रॉपर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस टाइम पे लव टू मेक फ्रेंड्स, भाई बच्चा इस टाइम पे फ्रेंड्स बनाना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पीक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, भाई बच्चा इस टाइम टॉय से खेलता है, उसको नए नए टॉयज देखने को मिलता है, तो आपने देखा होगा वो उनको बिल्कुल तोड़ देता है। कुछ देर तो उनके साथ खेलता है और फिर उनको बिल्कुल तोड़ देगा और फिर उनको जोड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा इस टाइम पे चीजों को जानना चाहता है, बच्चे को उसके पीछे का रीजन चाहिए कि भाई ये चीज क्यों हो रही है। बच्चा इस चीज को खोजने में इस टाइम पे व्यस्त हो जाता है, तभी वो उसको तोड़ देता है। ठीक है, उसे ये पता है एक जो खिलौना है, चाबी भरेगी जाएगी तो वो चलेगा, बट वो चाबी कैसे भरी जा रही है और कैसे चल रहा है वो। तो इस टाइम पे जो बच्चा होता है ना, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है। आपने देखा होगा बच्चा एक ड्राइंग शीट पर इमेजिन करके अपनी फोटो बनाता है, अपने फादर मदर के साथ हाथ पकड़ के वो अपनी फोटो बनाता है। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइम पे जैसे बच्चा देखता है, बच्चा उसी तरीके से इमेजिन करना शुरू कर देता है और उसी चीजों को वो किसी पेपर, किसी कलर के थ्रू वो डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। ठीक है,
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। अब ये क्या है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ये हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने आपको पूरा पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ईगोसेंट्रिक थिंकिंग क्या है, मान लो ये है हमारा चाइल्ड और ये है उसका आसपास के लोग। अब इस चाइल्ड को लगता है जो चीज इस चाइल्ड को पसंद है ना, वही सारे लोगों को पसंद होनी चाहिए। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देखता कि भाई अगले को क्या पसंद है क्या नहीं। नहीं, बच्चा इस टाइम पे इतना कैपेबल नहीं होता कि भाई वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझे। तो इस टाइम पे जो चाइल्ड है उसे यही लगता है कि जो चीज इसको पसंद है ना, ये ही अभी पूरे उसका सेंटर है। जो चीज इसे पसंद है भाई वही सबको पसंद होनी चाहिए। आपने देखा होगा अगर इस टाइम जो स्टेज है इसमें बच्चा अगर डोरेमोन देखा होता है और अगर फादर मदर ने किसी ने चेंज कर लिया तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। वो कैसे ना कैसे कर उस वापस उस चैनल पर लगवा लेता है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा इस टाइम पे दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा है। ठीक है, उसे ये है कि भाई जो चीज उसे पसंद है ना वो सबको पसंद होनी चाहिए और वही सबको पसंद है। ठीक है, तो यही है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, भाई बच्चा इस टाइम पे बच्चे के अंदर लॉजिक नहीं आया होता, बच्चा किसी चीज पे भी लॉजिक नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा आपने लॉजिक होता है ना कि भाई बर्फ पानी पानी बर्फ, तो ये लॉजिक बच्चा नहीं लगा सकता। ठीक है, उसे पता है, उसने देख लिया पानी बर्फ हो गई, अब उसे ये नहीं पता कि वो पानी जो है वो बर्फ वापस बन सकता है। भाई इस टाइम पे बच्चा ये लॉजिक नहीं लगा सकता। लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके की लैंग्वेज वो देखेगा, जिस तरीके की लैंग्वेज वो सुनेगा, उसी तरीके की लैंग्वेज में वो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। इमिटेटिव स्टेज है, ये चीज मैंने आपको बताई दी। हमने देखा टॉय एज है, भाई बच्चा खेलता है। किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है कि भाई ये जो बच्चे की टॉय एज है, प्ले एज है, खेलने की उम्र है, खिलौनों से खेलने की उम्र है। ठीक है, तो ये तो था आपका अर्ली चाइल्डहुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे जो है कौन सी, जो है हमारा लेटर चाइल्डहुड। कौन सी है? लेटर चाइल्डहुड। इसको मैं यहां से हटा देती हूँ, बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लेटर चाइल्डहुड। अभी लेटर चाइल्डहुड क्या है अब ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो टाइम पीरियड है लेटर चाइल्डहुड का, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो लेटर चाइल्डहुड का हमारा टाइम पीरियड है वो है 6 से 12 वर्ष के बीच का समय जो है वो होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेटर चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ स्लो एंड स्टेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रहा था, मसल्स का भी हो रहा था, हाइट का भी हो रहा था। वहीं लेटर चाइल्डहुड में बच्चे की जो ग्रोथ है वो धीरे पड़ गई, स्लो हो रही है, स्टेबल हो रही है। आप उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। आप उसको आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे का ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है। ठीक है, 6 से 10 ईयर्स यानी कि 6 to 10 ईयर्स हाइट ग्रोज एट स्लोअर रेट। 6 से 10 वर्ष तक के बीच का जो समय होता है इसमें जो बच्चे की हाइट होती है ना वो बहुत ज्यादा धीरे, स्लो और स्टेबल, बहुत ज्यादा धीरे धीरे ग्रो करती है। आप उसमें अंतर नहीं
कर सकते। ठीक है, इसी स्टेज को, जैसे कि हम अर्ली स्टेज को प्री गैंग एज कह रहे थे, वही हम लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बच्चा स्कूल में एंटर कर चुका है, अपने ग्रुप्स बना चुका है, ग्रुप्स में रहना शुरू कर चुका है। ठीक है, उसने अपने पीयर्स बना लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको गैंग एज और क्या कह सकते हैं, ग्रुप एज, गैंग एज या ग्रुप एज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड कैपेबल फॉर लॉजिक एंड रैशनल थिंकिंग। भाई इस टाइम पे जो बच्चा होता है ना, वो लॉजिक समझना शुरू कर देता है और रैशनल थिंकिंग भी शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बर्फ का, मान लो ये आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये आइस का टुकड़ा है, ये पानी हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बट अब बच्चा ये समझ सकता है कि जो वाटर है ना, ये वापस आइस में कन्वर्ट हो सकता है। ये क्या है? रैशनल थिंकिंग है, वापस से रिवर्स जाके सोचने की जो थिंकिंग है कि हाँ भाई अब ये आइस था, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, और अब जो ये वाटर है ना, ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या है? रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। बच्चे इसके पीछे का लॉजिक समझ चुका है इस टाइम पे। सो इसीलिए जो बच्चे के यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग करने के लिए जो बच्चा है वो कैपेबल हो चुका है। ठीक है, फिर आते हैं हम नोन एज एलिमेंट्री स्कूल एज। क्यों? भाई इस टाइम पे जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, प्राइमरी क्लासेस में उसकी एंट्री होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप यहाँ पे बनना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे की लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे के फ्रेंड्स बनते हैं वो बच्चे की पूरा जो उसका स्कूल पीरियड होता है, स्कूल टाइम होता है, 12th क्लास तक के जो बच्चा होता है या पीरियड होता है, वहां तक बच्चे के ये फ्रेंड्स बनते हैं और उसके बाद भी बच्चे का जो कांटेक्ट होता है वो इन फ्रेंड्स के साथ होता है। इसीलिए हम इनको लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप स्टेज या एज भी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे बच्चे का फास्ट हो रहा होता है, बच्चे का यहाँ पे हाइट वेट में अगर हम देखें तो कम बच्चे का स्लोअर रेट पे हो रहा होता है, बट बच्चे के अंदर बच्चे की मसल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसको देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। बट अगर हम उसको इनर बच्चे की मसल्स का इस टाइम पे जो है ना, बच्चे का बहुत ज्यादा अच्छे रेट पर मसल्स का डेवलपमेंट, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथनेस, बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है, बच्चे की मसल्स पूरे तरीके से स्ट्रांग होना यहाँ पे हो रही होती है, यानी कि फास्ट हो रहा होता है। ठीक है, उसके ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट, उसके ग्रॉस मसल्स, उसके फाइन मसल्स। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है ना, उसी स्टेज को काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट नेम से डिनोट किया है। ठीक है, अपनी अपनी थ्योरीज में। इनके थ्योरीज तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी ये देख लेते हैं क्योंकि ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने किस स्टेज को किस तरीके से नाम दिया है। तो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लेटर चाइल्डहुड को लेटेंसी स्टेज कहा है। एरिक एरिक्सन ने इनको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का नाम दिया, और पियाजे ने इनको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया। ठीक है, तो ये तो था कि भाई बच्चे को यानी कि लेटर चाइल्डहुड को किन साइकोलॉजिस्ट ने किस तरीके का नाम दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं, इसको हमने कहा ट्रबलसम एज, क्वेरलसम एज। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइम पे क्या होता है, जो ये होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी झगड़ते हैं, अपने आसपास के पीयर्स के साथ भी झगड़ते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो होता है ना, बच्चे को एक अपने वो रहता है कि इस टाइम पे उसे ऐसा लगता है, जैसे मैं अभी आपको आगे वाला पॉइंट बताती हूँ, उससे आपको उसको ज्यादा समझ आएगा। एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी। क्या है एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी? किस तरीके से बच्चा ट्रबल में रहता है? बच्चे को ये लगता है कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो समझदार हो गया है, बट ऐसा नहीं होता।
ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये बच्चे का एक इमेजिनेशन होता है कि बस कि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, अब इस समय मेरे से आगे कोई नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, इस टाइम पे वो बड़ा नहीं हुआ होता, उसे चीजों की समझ नहीं होती। तो यही है, इन्हीं चीजों को लेके जो बच्चा है वो ट्रबल में रहता है, ठीक है, कुछ सोच नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम सूडो मैच्योरिटी, भी हम इसी को ही कहते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्टेज, जिसे कि हम कहते हैं, जो कि हमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारी एडोलेसेंट स्टेज, सॉरी, ये है हमारी एडोलेसेंट स्टेज। कौन सी? एडोलेसेंट। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं हम। इसका टाइम पीरियड है हमारा 13 to 19 हमने देखा था, हमने लिखा था, हमने 12 to 19 ईयर्स हमने बोला, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने 10 to 19 बोला, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से आंसर का अप्रोच करना है, ठीक है। अब इसको आके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, दिस पीरियड बिगिंस विथ पुबर्टी एंड एंड्स विथ मोर मैच्योर पर्सनालिटी। इस टाइम पे क्या होता है भाई, बच्चे का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिससे कि जो बच्चा है वो चाइल्डहुड से एक किशोर बनने का जो रास्ता होता है, इसका एक एडोलेसेंट बनने का जो रास्ता होता है, वो होता है हमारा एक अडल्ट बनने का जो रास्ता होता है। चाइल्डहुड से एक एडल्ट बनने के जो बीच का रास्ता होता है, जिसको कि हम ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं, ब्रिज पीरियड भी कह सकते हैं। तो वो पीरियड होता है हमारा एडोलेसेंट। इस टाइम ये जो पीरियड शुरू होता है, ये पुबर्टी से शुरू होता है। पुबर्टी यानी कि जब बच्चे के अंदर पुबर्टी हिट करती है। आपने देखा होगा जब बच्चा एडोलेसेंट में आ जाता है तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने शुरू कर देते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बॉयज़ और गर्ल्स की बात करूँ तो आपने देखा होगा गर्ल्स की ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और आपने देखा होगा कि साइज के अकॉर्डिंग तो गर्ल्स में काफ़ी सारी चीज़ों में साइज का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो उनका जो वॉइस है वो हार्श होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, इस टाइम पे बच्चे को पुबर्टी हिट कर रही है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, ठीक है। और ये जो बच्चा होता है ये एक लास्ट मैच्योर पर्सन होकर ही बच्चे की एक मैच्योर पर्सनालिटी पर जाकर ख़त्म होता है, जिस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जो बच्चा है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे अपने हेरिडिटी के थ्रू मिले थे वो एनवायरनमेंट में आकर प्रॉपर तरीके से अनफोल्ड हो चुके हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसी अनफोल्ड होने के लिए नहीं बची, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई जो बच्चा है ना अब वो प्रॉपरली पूरी तरीके से एक मैच्योर पर्सनालिटी बन चुका है, जब वो पूरी तरीके से अपने ऊपर अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो था। अब नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेनली हॉल, जो कि हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का स्टेज कहा है। क्यों? क्योंकि भाई इस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स का विस्फोट हो रहा होता है। तो जब बच्चा है ना वो मैं गर्ल और बॉय दोनों की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इस टाइम पे जो बच्चे का जो इमोशन होता है ना वो भी स्टेबल नहीं होता। कभी बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि भाई उसके अंदर जो चीजें हो रही है ना, चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, जो उसके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं उसके, ठीक है, उसकी वजह से जो बच्चा होता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, स्ट्रॉम। तो इसीलिए इस स्टेज को स्टेनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज बोला है। मोर इंक्लाइन टू फ्रेंड्स देन फैमिली। भाई इस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा भाई बच्चों के दोस्तों को कुछ मत बोलो। अगर आपने भाई बच्चों के दोस्तों को कुछ बोल दिया तो भाई वो सर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है ना वो अपने फ्रेंड्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, भाई उसके फ्रेंड्स को कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि भाई फिर इसलिए वो नहीं चाहता कि भाई उनके बीच में, उनके फ्रेंड्स के बीच, मदर के और पेरेंट्स के बीच में भले ही लड़ाई हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे। भाई उसके फ्रेंड्स के साथ उसकी कोई
लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो अपने फ्रेंड्स को लेकर ज्यादा कंसर्न होता है, उनकी तरफ जो उसका झुकाव होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद फैमिली, फैमिली की तरफ उसका कम होता है। ओन ओपिनियन एंड सेल्फ स्टीम इज इम्पोर्टेंट। भाई इस टाइम पे जो बच्चे का सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना वो बहुत होता है। भाई उसको थोड़ा सा डांट दो बस खत्म सब। तो इस टाइम पे जो बच्चे का ओपिनियन है भाई उसका ओपिनियन सुनो, ठीक है, भले ही मत करो पर उसका ओपिनियन पर सुनना पड़ेगा तुम्हें। इस टाइम पे बच्चा अपना ओपिनियन रखता है, उसमें उसे चाहिए कि उसके ओपिनियन सुना जाए। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच्चे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, एडोलेसेंट इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्टहुड, कि एडोलेसेंस एक ब्रिज है, एक ट्रांजिशन पीरियड है किसका, चाइल्डहुड से लेकर, एक बच्चे से लेकर एक एडल्ट बनने का। ठीक है, जो एडोलेसेंस है एक ब्रिज है, एक ट्रांजिशन पीरियड है, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एडोलेसेंस वर्ड निकला कहाँ से है? एडोलेसेंस केम टू द लैटिन वर्ड एडोलेसियर, जिसका मतलब होता है ग्रो करना, मैच्योरिटी तक पहुंचना। ठीक है, तो ये तो था हमारा कहाँ से आया, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोन एज ट्रांजिशन पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एज ऑफ इंटेंस सोशलाइजेशन। भाई इस टाइम पे जो बच्चा है दुनियादारी में निकलना शुरू करता है, लोगों से मिलना शुरू करता है, बाहर कॉलेजेस वगैरह में जाना शुरू करता है, क्योंकि इस टाइम पे ठीक है तो कॉलेजेस में जाना शुरू करता है तो दूसरों से मिलता भी है, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझता है, उसका अच्छा खासा सोशलाइजेशन बच्चे का वहां पे हो रहा होता है, नहीं काफी ज्यादा रेट में हो रहा होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। भाई ये जो जैसे कि एरिक एरिक्सन ने कहा कि जो हमारा ये है एडोलेसेंट जो पीरियड है ये आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड रहता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा है ना वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। किस तरीके के रोल प्ले? वो स्कूल का रोल प्ले भी कर रहा होता है, कॉलेज का रोल प्ले भी कर रहा होता है, एज अ एक सन या डॉटर भी वो रोल प्ले कर रहा होता है, एज अ ब्रदर सिस्टर भी वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में बच्चा यहाँ पे रहता है कि आखिरकार वो है कौन, अपने आप को ढूंढने में ही बच्चा इस टाइम पे एक क्राइसिस में रहता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि हमें एरिक एरिक्सन ने बताया। ठीक है, नोन एज स्प्रिंग सीजन। जैसे स्प्रिंग सीजन होता है ना, जब चेंज होता है, मूड स्विंग्स हम इनको कह सकते हैं। इस टाइम पे जो बच्चा है ना उस टाइम इसके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। क्यों? मैंने आपको रीजन बताया कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल विस्फोट्स हो रहे होते हैं बॉडी में, काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो बच्चा है इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिसबैलेंस रहता है। ठीक है, इमोशंस के स्टेबल नहीं होते, इसीलिए इस टाइम को स्प्रिंग सीजन कहा गया है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। ऊपर क्या था, हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे क्या अर्ली चाइल्डहुड में ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। उसमें क्या था, बच्चे को लगता था मैं सेंटर हूँ, जो चीज मुझे पसंद है वो सबको पसंद है, सबको पसंद होनी चाहिए, वहां पे ये चीज थी। अब एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म में क्या है, यहाँ पे जो बच्चा है ना उसे सिर्फ वो अपने आप को देख रहा है, यानी कि वो एक इमेजिनरी ऑडियंस को सोच रहा है कि भाई ये जो ऑडियंस है ना ये सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। वो यहाँ पे अपने आप को ही ग्रूम करना शुरू कर देता है, अपने आप को देखना शुरू कर देता है। भी उसे अपने आप को परफेक्ट देखना है, सही से बाल बने हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे जूते पहने हुए हैं। उसे ये लगता है, वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। ठीक है, अगर उसका बाल एक बाल से इधर भी हो जाए ना तो उसको भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पूरे पूरे दिन मिरर के सामने खड़ा रहना, अपने आप को देखते रहना। भाई अपने लिए इस टाइम पे जो एडोलेसेंट स्टेज होती है बच्चा बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। मान लो उसे लगता है सारी दुनिया जो आसपास के लोग हैं सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई नहीं भी होगा ना तो भी जो इमेजिनरी ऑडियंस को वो सोच रहा है ना
उसे यही लगता रहता है कि भाई जो वो लोग हैं सिर्फ मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो मान लो आप 3 फ्रेंड्स हो, आप अभी आपका एक फ्रेंड नहीं आया है, आप 2 फ्रेंड्स मिलके बात कर रहे हो, और उसे ये लगेगा कि भाई जब वो आता है तीसरे वाला तो उसे ये लगेगा कि भाई वो दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और वो आपसे आके ये पूछेगा कि तुम क्या बात कर रहे थे। फिर अगर आप लोग नहीं बताओगे तो उसे यही लगता रहेगा कि भाई मेरे बारे में ही बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बच्चा अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। ठीक है, तो ये तो था आपका एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म। तो ये तो थी आपकी 5 स्टेजेस डेवलपमेंट की, जो कि हमने करी फिनिश। अब कौन सी स्टेज को हमने डिस्कस किया, ये थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज पढ़ी हमने थी प्रीनेटल। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड कंसेप्शन से लेके बर्थ तक के बीच का था। फिर आ गए हम किस पे? इन्फेंसी पे। ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड था वो बर्थ से लेके 2 या 2.5 साल तक का था। ठीक है, फिर आए हम अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड जो कि हमारा 2 से 6 साल तक का, जिसको कि हमने क्या कहा? जिसको कि हमने कहा कि भाई इस टाइम पे जो बच्चा है क्या करता है? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग बच्चे की होती है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, फिर आ गया हम लेटर चाइल्डहुड पे। लेटर चाइल्डहुड पे जो 6 से 12 साल तक के बीच की हो सकती है, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई बच्चा जो होता है वो उसका स्कूल एज शुरू हो जाता है, हम इसको कहा ग्रुप एज शुरू हो जाता है बच्चे का। और जो लास्ट और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एडोलेसेंस। ठीक है, क्या है? एडोलेसेंस, जो कि हमारा 12 से 19 कह सकते हैं, या हम 13 से 19 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी 4 स्टेजेस जो कि हमने डिस्कस करी। आई होप आपको स्टेजेस अच्छे से समझ आ जाएगी, और कोई भी डाउट रहता है तो आप इसको थोड़ी हाई स्पीड में करके 2x1.5 या 1.75 में कर आप या x2 में, जिसको जिस तरीके से सूटेबल हो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, और थैंक यू।